रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस हीरामन को बुलाया। हीरामन, बीरबल ने कहा, तुम फौरन खंभात के लिए रवाना हो जाओ। वहां जाकर इस सोनार करसंदास के बारे में सब कुछ पता करो। उसका खानदान, उसके दोस्त दुश्मन, उसका काम करने का तरीका, और सबसे जरूरी बात यह पता करो कि वह खंभात छोड़कर आगरा क्यों आया। मुझे हर छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। हीरामन एक माहिर जासूस था। वह भेष बदलकर उसी रात खंभात के लिए निकल गया। अब बीरबल ने करसंदास की कार्यशाला पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन बाहर से। उन्होंने पहरेदारों से दोस्ती गांठ ली। वे रोज शाम को उनके पास जाते, उनके साथ बातें करते और उनका हालचाल पूछते। बातों बातों में वे कार्यशाला के बारे में भी पूछ लेते। क्यों भाई, कैसा चल रहा है अंदर काम? वह कारीगर दिन भर क्या करता है? बीरबल ने एक शाम पूछा। एक पहरेदार ने कहा, हुजूर, वह तो बड़ा मेहनती आदमी है। दिन भर अपनी भट्ठी सुलगाए रहता है और हथौड़ी छेनी से काम करता रहता है। किसी से मिलता जुलता नहीं। भट्ठी के लिए कोयला कहाँ से आता है? बीरबल ने लापरवाही से पूछा, जैसे यह कोई मामूली सवाल हो। हुजूर, कोयला तो शाही भंडार से ही आता है। लेकिन उसने एक खास किस्म के कोयले की मांग की थी। कहता है कि उसकी कारीगरी के लिए वही कोयला सबसे अच्छा है। वह कोयला मकराना की खदानों से आता है और बहुत तेज आंच देता है। दूसरे पहरेदार ने जवाब दिया। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन बीरबल के कान खड़े हो गए। एक खास किस्म का कोयला, उन्होंने सोचा। एक कारीगर को अपनी कला के लिए खास औजारों की जरूरत तो समझ आती है, लेकिन खास कोयले की क्या जरूरत? आग तो आग होती है। बीरबल का शक गहरा हो गया। उन्होंने तय किया कि वे इस खास कोयले की जांच जरूर करेंगे। उन्होंने शाही भंडार के मुंशी से मिलकर उस कोयले के बारे में और जानकारी हासिल की। पता चला कि वह कोयला आम कोयले से काफी महंगा था और उसे जलाने पर राख भी बहुत कम निकलती थी। बीरबल ने चुपके से उस कोयले का एक छोटा सा बोरा अपने घर मंगवा लिया। अब उन्हें अपने जासूस हीरामन के लौटने का इंतजार था, ताकि कहानी के दोनों सिरों को जोड़ा जा सके। अध्याय 3, कोयले में छिपा रहस्य। लगभग 2 हफ्ते बाद हीरामन खंभात से वापस लौटा। वह सीधे बीरबल के पास पहुंचा। क्या खबर लाए हो, हीरामन? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। हीरामन ने बताया, मालिक, वह करसंदास खंभात का एक नामी सोनार था। उसके हाथ में हुनर तो बहुत है, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं है। कुछ साल पहले खंभात के व्यापारी संघ ने उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था। उनका कहना था कि करसंदास ग्राहकों को चांदी देते समय वजन में हेराफेरी करता है, लेकिन वे कभी उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं पाए। उसकी चालाकी इतनी सफाई से की जाती थी कि कोई सबूत ही नहीं मिलता था। आखिर में संघ ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसे खंभात छोड़कर जाना पड़ा। क्या किसी को पता है कि वह धोखाधड़ी करता कैसे था? बीरबल ने पूछा। नहीं मालिक, यही तो राज है। कोई नहीं जानता। लेकिन एक बूढ़े सोनार ने मुझे बताया कि करसंदास अपने काम में एक खास किस्म का कोयला इस्तेमाल करता था, जो वह कहीं बाहर से मंगवाता था। यह सुनते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। कहानी के दोनों सिरे जुड़ गए थे। राज चांदी में नहीं, बल्कि कोयले में छिपा था। उस रात बीरबल ने अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी भट्ठी तैयार की। उन्होंने उस कांस कोयले का एक टुकड़ा लिया और उसे बहुत गौर से देखा। ऊपर से वह आम कोयले जैसा ही लग रहा था, लेकिन जब बीरबल ने उसे तोड़ा तो उन्हें उसके अंदर कुछ बहुत ही महीन चमकते हुए कण दिखाई दिए। अब बीरबल को पूरी चाल समझ में आ गई थी। उन्होंने भट्ठी जलाई और उस पर एक मिट्टी की हांडी रखी।
उन्होंने उस कोयले को जलाना शुरू किया। जब कोयला जलकर पूरी तरह राख हो गया तो उन्होंने उस राख को इकट्ठा किया। राख बहुत कम थी, जैसा कि उन्हें बताया गया था। बीरबल उस राख को एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें घोल दिया। उन्होंने पानी को अच्छी तरह हिलाया और फिर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। राख के भारी कण नीचे बैठ गए। बीरबल ने सावधानी से ऊपर का पानी निकाल दिया। यह प्रक्रिया उन्होंने कई बार दोहराई। अंत में बर्तन की तली में काले कणों के साथ साथ चांदी की तरह चमकने वाले कुछ बहुत ही बारीक कण बचे रह गए। वे चांदी के ही कण थे। बीरबल मुस्कुराए। तो यह है तुम्हारा राज, करसनदास। तुमने विज्ञान को धोखा नहीं दिया, तुमने विज्ञान का ही इस्तेमाल किया है। चाल यह थी कि करसनदास कोयले को तैयार करते समय उसमें चांदी का बहुत ही महीन बुरादा पाउडर मिला देता था। यह बुरादा कोयले के साथ इस तरह मिलाया जाता था कि वह दिखाई न दे। जब वह अपनी भट्ठी में उस कोयले को जलाकर चांदी गलाता तो आग की गर्मी से शाही चांदी का कुछ हिस्सा तो जलकर कम हो जाता, लेकिन उसी गर्मी से कोयले में छिपी चांदी भी पिघलकर उस बड़ी चांदी में मिल जाती। इस तरह जो नुकसान होता था उसकी भरपाई कोयले से निकली चांदी कर देती थी और आखिर में वजन बराबर रहता था। यह एक हैरतअंगेज और बेहद शातिर चाल थी। बीरबल उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए, लेकिन धोखाधड़ी धोखाधड़ी थी। अब उन्हें दरबार में इस राज को सबके सामने लाना था, लेकिन वे यह काम भी अपने खास अंदाज में करना चाहते थे। अध्याय 4 फैसले का दिन। 1 महीने का वक्त पूरा हुआ। दीवान-ए-आम आज किसी उत्सव की तरह सजा हुआ था। हर दरबारी, अमीर और आम नागरिक की नजरें उस सोनार पर थीं, जो आज एक असंभव को संभव करके दिखाने वाला था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और गर्व का मिलाजुला भाव था। उन्हें उम्मीद थी कि आज उनकी सल्तनत का नाम रोशन होगा। करसनदास पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मखमल के कपड़े से ढकी हुई एक बड़ी सी चीज थी। उसने बादशाह को सलाम किया और कपड़ा हटा दिया। अंदर से चांदी का बना एक शानदार जहाज निकला। वह एक मुगल शाही जहाज का हूबहू मॉडल था। उसकी छोटी छोटी पालें, मस्तूल और खिड़कियां इतनी बारीकी से बनाई गई थीं कि लग रहा था मानो वह अभी यमुना के पानी में तैरने लगेगा। पूरा दरबार उसकी कारीगरी देखकर दंग रह गया। वाह! सुभान अल्लाह! अकबर के मुंह से निकला। करसनदास, तुम्हारे हाथ सच में सोना उगलते हैं। यह कला का एक बेहतरीन नमूना है। शुक्रिया जहांपनाह, करसनदास ने सिर झुकाकर कहा। अब आप मेरे दावे की सच्चाई को भी परख लें। शाही खजांची अफजल खान आगे आए। उनके हाथ में सल्तनत का सबसे सटीक और संवेदनशील तराजू था। कहा जाता था कि यह तराजू हवा के वजन को भी बता सकता है। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। एक पलड़े पर 100 तोले चांदी का शाही बाट रखा गया। दूसरे पलड़े पर करसनदास ने बहुत ही आहिस्ते से चांदी का वह जहाज रखा। धीरे धीरे तराजू का कांटा हिला। कुछ देर तक वह ऊपर नीचे होता रहा और फिर वह ठीक बीच में आकर रुक गया। वजन बिल्कुल बराबर था। न एक रत्ती कम, न एक रत्ती ज्यादा। दरबार में तालियों और वाहवाही का शोर गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उछल पड़े। देखा, मैंने कहा था न, यह चमत्कार है, यह ईश्वरीय वरदान है। अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। उन्होंने फैसला सुना दिया। करसनदास, तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे। तुमने वह कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था।
आज से तुम्हें शाही सोनार का किताब दिया जाता है और इनाम में 1000 सोने की अशर्फियां दी जाती हैं। करसनदास का चेहरा जीत की चमक से रोशन हो गया। वह मन ही मन अपनी किस्मत और अपनी चालाकी पर हंस रहा था। जैसे ही खजांची इनाम की थैली लेकर आगे बढ़ा, बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। एक पल के लिए रुकिए जहांपना। अध्याय 5 बीरबल का अंतिम दांव। बीरबल की आवाज सुनकर दरबार में फैला शोर थम गया। सबका ध्यान उनकी ओर खिंच गया। अकबर को थोड़ा गुस्सा आया। क्या बात है बीरबल? अब क्या रह गया है? सच्चाई हम सबके सामने है। तराजू झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने अदब से कहा, जहांपनाह, तराजू झूठ नहीं बोलता, लेकिन आंखें धोखा खा सकती हैं। मैं सोनार करसनदास के हुनर की तारीफ करता हूं। यह जहाज वाकई लाजवाब है। मैं इनके दावे को भी नहीं झुठला रहा कि इस जहाज का वजन 100 तोले है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही 100 तोले चांदी है जो शाही खजाने से दी गई थी। यह एक अजीब सवाल था। करसनदास ने तमक कर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे काम पर 24 घंटे पड़ा था। मैंने कोई चांदी बाहर से नहीं मिलाई। मैं जानता हूं, बीरबल ने शांति से कहा। तुमने चांदी में चांदी नहीं मिलाई। तुमने आग में चांदी मिलाई। यह सुनकर सब हैरान रह गए। आग में चांदी मिलाना, इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और उसे बादशाह के सामने रख दिया। जहांपनाह, इस पुड़िया में जो है वही करसनदास के चमत्कार का राज है। अकबर ने पुड़िया खोली। उसमें काले कोयले के बुरादे के साथ चांदी के महीन कण चमक रहे थे। बीरबल ने अपनी पूरी तहकीकात और कोयले के राज को दरबार के सामने बयान कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे करसनदास ने कोयले में चांदी का बुरादा मिलाकर प्राकृतिक नुकसान की भरपाई की। उनकी बात सुनकर करसनदास का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी शातिर चाल पकड़ी जाएगी। लेकिन मुल्ला दो प्याजा ने हार नहीं मानी। यह सब मनगढ़ंत कहानी है। बीरबल इस कारीगर की कामयाबी से जलते हैं, इसलिए यह झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इसका क्या सबूत है कि यह जहाज उस कोयले की मदद से बना है? सबूत है, बीरबल ने कहा। और सबूत बहुत सीधा सा है। वे बादशाह की ओर मुड़े। जहांपनाह, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। इस खूबसूरत जहाज को तोड़ने की इजाजत दी जाए। क्या? इसे तोड़ने की? अकबर हैरान थे। जी जहांपनाह, इसे तोड़कर हम इसे दोबारा इसी दरबार में सबके सामने गलाएंगे। लेकिन इस बार हम करसनदास के कांस कोयले का नहीं, बल्कि आम लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। अगर करसनदास का दावा सच्चा है और चांदी गलाने पर वजन कम नहीं होता, तो दोबारा बना हुआ चांदी का गोला भी पूरे 100 तोले का होगा। और अगर मेरी बात सच है तो उसका वजन जरूर कम हो जाएगा। यह एक अचूक प्रस्ताव था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था। करसनदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। वह फौरन बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल जी सच कह रहे हैं। मैंने ही धोखा किया है। अध्याय 6 विवेक का न्याय। करसनदास के कबूलनामे के साथ ही दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने उसे चमत्कारी माना था, वे अब उसे धिक्कार रहे थे। मुल्ला दो प्याजा का सिर शर्म से झुक गया था। अकबर का चेहरा गुस्से और निराशा से भर गया। उन्हें गुस्सा इस बात पर था कि उन्हें धोखा देने की कोशिश की गई, और निराशा इस बात की थी कि जिस हुनर पर वे गर्व कर रहे थे,
वह एक झूठ निकला। धोखेबाज अकबर गरजे, तुम्हारी यह जुर्रत कि तुमने शहंशाह हिंद और इस पूरे दरबार को धोखा देने की कोशिश की। इसकी सजा तो मौत है। करसनदास रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, ठहरिए जहांपना, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इसे मौत की सजा देना न्यायसंगत होगा? न्यायसंगत क्यों नहीं होगा? बीरबल अकबर ने पूछा। इसने सल्तनत का अपमान किया है। हुजूर, इसने धोखा जरूर दिया है, लेकिन हमें एक बात माननी होगी कि इसका दिमाग बहुत तेज है और इसका हुनर भी लाजवाब है। इसने विज्ञान के नियम को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार देना सल्तनत का ही नुकसान होगा। बीरबल की बात में दम था। अकबर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। तो तुम ही बताओ बीरबल, इसके साथ क्या सुलूक किया जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे विचार में इसे इसके हुनर और इसकी बुद्धि के अनुसार ही सजा मिलनी चाहिए। इसे शाही टकसाल में काम पर लगा दिया जाए। वहां यह अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी तनख्वाह के सल्तनत के लिए सिक्के बनाने और चांदी को शुद्ध करने का काम करेगा। इस तरह इसकी बुद्धि और हुनर सल्तनत के काम भी आएगा और इसे अपनी धोखाधड़ी का दंड भी मिल जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, और चांदी के इस खूबसूरत जहाज को शाही अजायब घर में रखवा दिया जाए और इसके नीचे एक तख्ती पर यह लिखवाया जाए, यह कला का एक खूबसूरत नमूना है, लेकिन यह एक बड़े धोखे की भी निशानी है। इससे यह सबक मिलता है कि जो चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगे, अक्सर वह सच नहीं होती। अकबर बीरबल के इस विवेकपूर्ण न्याय से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ एक धोखेबाज को सजा दी, बल्कि उसके हुनर को भी बर्बाद होने से बचा लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक भी कायम कर दिया। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। मान गए बीरबल, तुम्हारी नजर सिर्फ सच को ही नहीं देखती, बल्कि न्याय के असली मतलब को भी समझती है। असली न्याय सजा देने में नहीं, बल्कि सुधारने में है। उस दिन के बाद करसनदास ने पूरी जिंदगी शाही टकसाल में काम किया और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। और उसकी कहानी अकबर बीरबल के किस्सों में हमेशा के लिए जुड़ गई, एक ऐसे रहस्य के रूप में जिसे सिर्फ बीरबल का विवेक ही सुलझा सकता था। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर बीरबल की एक नई विस्तृत कहानी, चित्रकार की चुनौती और बीरबल का न्याय, जो लगभ शब्दों में है। अध्याय 1, फिरंगी मेहमान का आगमन। हिंदुस्तान की सल्तनते मुगलिया का सूरज अपने पूरे उरूज पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका न सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों में बल्कि दूरदराज के मुल्कों तक बजता था। आगरा, जो सल्तनत की राजधानी थी, उस दौर में दुनिया के सबसे भव्य और समृद्ध शहरों में से एक था। यमुना के किनारे खड़ा लाल किला अपनी अजीम दीवारों के भीतर न जाने कितने राज और कहानियां समेटे हुए था। ऐसे ही एक दिन जब दीवान-ए-आम में रोजमर्रा की तरह दरबार लगा हुआ था, एक अनोखी खबर आई। खबर थी कि इटली के फ्लोरेंस शहर से एक मशहूर चित्रकार सिग्नोर अलेसांद्रो बेलिनी शहंशाह अकबर से मिलने की ख्वाहिश लेकर आगरा पहुंचा है। वह अपने साथ न सिर्फ अपनी कला के कुछ बेहतरीन नमूने लाया था, बल्कि अपने मुल्क के राजा की ओर से शहंशाह के लिए कीमती तोहफे भी लाया था। अकबर कला और ज्ञान के बड़े कदरदान थे। उन्हें यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत सिग्नोर बेलिनी को पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कुछ ही पलों में एक लंबे कद का सुनहरे बालों वाला फिरंगी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी नीली आंखें हैरत और आत्मविश्वास से चमक रही थीं। उसने मखमल का विदेशी लिबास पहन रखा था और उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी जो कलाकारों में अक्सर पाई जाती है। उसके साथ उसके दो सहायक थे,
जो बड़े बड़े संदूकों में उसके तोहफे और चित्र लिए हुए थे। सिग्नोर बेलिनी ने यूरोपीय अंदाज में झुककर बादशाह को सलाम किया और अपने दुभाषिए के माध्यम से कहा, हिंदुस्तान के महान शहंशाह, मैं फ्लोरेंस का एक अदना सा चित्रकार अलेसांद्रो बेलिनी आपकी महानता के किस्से सुनकर हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आया हूँ। मेरे शहर में लोग कहते हैं कि शहंशाह अकबर न सिर्फ एक बहादुर योद्धा हैं, बल्कि कला के सबसे बड़े पारखी भी हैं। मैं आपकी सल्तनत की शान और आपकी दानशीलता का गवाह बनने आया हूँ। अकबर उसकी मीठी जबान और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। सिग्नोर बेलिनी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि हमारी शोहरत समंदर पार तक पहुंची है। बताइए, आप हमारे लिए क्या तोहफा लाए हैं? बेलिनी के इशारे पर उसके सहायकों ने एक संदूक खोला। उसमें से एक से बढ़कर एक चीजें निकलीं। वेनिस के शीशे से बने फूलदान, सोने की महीन कारीगरी वाले खंजर और दुर्लभ इत्र की शीशियां। अकबर ने तोहफे कबूल किए और उसकी तारीफ की। अब मैं आपको अपनी कला का एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहूंगा, जहांपनाह, बेलिनी ने कहा। उसके सहायकों ने एक बड़ा सा चित्र सामने रखा, जो एक रेशमी पर्दे से ढका हुआ था। दरबारियों में उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। बीरबल, जो हमेशा की तरह बादशाह के करीब ही बैठे थे, उस फिरंगी चित्रकार को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें उसकी आंखों में कला के साथ साथ अहंकार की एक गहरी चमक भी दिखाई दे रही थी। जैसे ही पर्दा हटा, पूरे दरबार में एक साथ प्रशंसा की एक वाह गूंज उठी। सामने एक घोड़े का चित्र था, लेकिन वह सिर्फ चित्र नहीं था, वह जिंदा लग रहा था। घोड़े की मांसपेशियां, उसकी आंखों में चमक और उसकी गर्दन पर उड़ते बाल इतने सजीव थे कि ऐसा लग रहा था मानो वह अभी चित्र से बाहर कूदकर हिनहिनाने लगेगा। एक दरबारी ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे, यह तो बिल्कुल शहंशाह के पसंदीदा घोड़े शेरदिल जैसा दिखता है। अकबर खुद भी उस चित्र को देखकर दंग रह गए। उन्होंने ऐसी चित्रकारी पहले कभी नहीं देखी थी। कमाल है सिग्नोर बेलिनी, आपकी उंगलियों में तो जादू है। आपने एक बेजान कैनवास पर जान डाल दी है। अध्याय 2, अहंकार भरी चुनौती। अपनी कला की तारीफ सुनकर बेलिनी का सीना गर्व से फूल गया। वह जानता था कि उसकी कला लाजवाब है और मुगल दरबार को प्रभावित करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उसने अपना असली पत्ता खेलने का फैसला किया। जहांपनाह, यह तो कुछ भी नहीं है, उसने बड़े गुमान के साथ कहा। यह तो सिर्फ एक जानवर का चित्र है, जिसे आंखें देख सकती हैं। मैं अलेसांद्रो बेलिनी यह दावा करता हूं कि मैं दुनिया की किसी भी चीज का चित्र बना सकता हूं, चाहे वह दिखाई देती हो या न दिखाई देती हो, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त। यह एक बहुत बड़ा दावा था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। न दिखाई देने वाली चीज का चित्र, यह कैसे मुमकिन है? मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे और हमेशा खुद को ज्यादा अक्लमंद साबित करने की फिराक में रहते थे, तुरंत खड़े हुए। फिरंगी साहब, आपका दावा कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। क्या आप हवा का चित्र बना सकते हैं? या किसी के विचार का? बेलिनी हंसा। क्यों नहीं मुल्ला जी, मैं हवा को पेड़ों की हिलती डालियों और धूल के बवंडर के जरिए दिखा सकता हूं, और विचार को एक गहरे सोच में डूबे इंसान की आंखों के जरिए। दरबारी उसकी हाजिर जवाबी से चुप हो गए। अकबर, जो हमेशा नई और अनोखी चुनौतियों का आनंद लेते थे, इस खेल में दिलचस्पी लेने लगे। उन्हें लगा कि यह उनकी सल्तनत की बुद्धिमत्ता को परखने का एक अच्छा मौका है। आपका दावा बहुत दिलचस्प है, सिग्नोर बेलिनी, अकबर ने कहा। अगर आप सच में इतने काबिल हैं, तो हम आपकी परीक्षा लेना चाहेंगे। हम आपको एक ऐसी चीज का चित्र बनाने का काम देंगे, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा।
बेलिनी ने गर्व से अपना सिर झुकाया। हुक्म कीजिए जहांपना। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अलेसांद्रो बेलिनी का ब्रश कैनवास पर उतार न सके। अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा। बताओ, हमें इस काबिल चित्रकार को क्या बनाने का काम देना चाहिए? दरबारियों ने अजीब अजीब सुझाव देने शुरू कर दिए। एक ने कहा, जहां पनाह, इनसे कहिए कि ईमानदारी का चित्र बनाएं। दूसरे ने कहा, नहीं, धोखे का चित्र बनवाइए। किसी ने खुशी का चित्र बनाने की सलाह दी तो किसी ने गम का। अकबर इन सुझावों से संतुष्ट नहीं थे। वे कुछ ऐसा चाहते थे जो वाकई असंभव हो, जो बादशाहत और न्याय के दिल जुड़ा हो। उन्होंने कुछ देर गहरी सोच में आंखें बंद कीं। फिर उनकी नजरें बीरबल पर पड़ी, जो अब तक खामोश बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल की आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वे जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। अकबर ने फैसला किया। उन्होंने अपनी शाही आवाज में, जो पूरे दरबार में गूंज उठी, कहा, सिग्नोर अलेसांद्रो बेलिनी, हम चाहते हैं कि तुम न्याय की आत्मा, दी सोल ऑफ जस्टिस, का चित्र बनाओ। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। न्याय की आत्मा, यह क्या चीज है? न्याय एक विचार है, एक सिद्धांत है, लेकिन उसकी आत्मा, उसे कैसे चित्रित किया जा सकता है? बेलिनी भी एक पल के लिए सन्न रह गया। यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती थी, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने सोचा, यह मुगल बादशाह मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन मैं भी फ्लोरेंस का कलाकार हूं। मैं शब्दों और प्रतीकों से खेलना जानता हूं। उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, जहांपनाह, यह एक बेहतरीन चुनौती है। मुझे आपका हुक्म कबूल है। मैं न्याय की आत्मा का चित्र बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 महीने का वक्त और कुछ साजो सामान की जरूरत होगी। अकबर ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। 1 महीने बाद इसी दीवान-ए-आम में तुम अपना चित्र पेश करोगे। अगर तुम्हारा चित्र हमें संतुष्ट कर पाया और यह साबित कर पाया कि वही न्याय की आत्मा है, तो हम तुम्हें इनाम में 10,000 सोने की अशर्फियां देंगे। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें यह मानना होगा कि दुनिया में कुछ चीजें तुम्हारी कला की पहुंच से बाहर हैं। बेलिनी ने शर्त मान ली। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए जो घबराहट आई थी, उसे बीरबल ने पढ़ लिया था। अध्याय 3, चित्रकार की रहस्यमयी तैयारी। सिग्नोर बेलिनी को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और उसकी हर जरूरत पूरी की जाने लगी। उसने अपनी चित्रकारी के लिए एक बड़ा सा कमरा मांगा, जिसमें किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। उसने कुछ अजीब अजीब चीजों की मांग की। बल्क से लाया गया सबसे महीन रेशम का कपड़ा कैनवास के लिए, बदख्शां की खदानों से निकला लाजवर्द पत्थर नीले रंग के लिए, और ईरान से मंगवाया गया असली सोने का वर्क। पूरे आगरा में यह खबर फैल गई थी कि एक फिरंगी चित्रकार न्याय की आत्मा को चित्रित करने की कोशिश कर रहा है। लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता यह असंभव है, तो कोई कहता कि फिरंगियों के पास जादू होता है। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी हर रोज दरबार में बेलिनी का मजाक उड़ाते। जहां पनाह, वह फिरंगी 1 महीने बाद खाली हाथ आएगा और अपनी बेइज्जती कराएगा। भला न्याय की आत्मा भी कोई चित्रित करने की चीज है? अकबर चुपचाप सुनते, पर उनके मन में भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वे देखना चाहते थे कि बेलिनी इस असंभव काम को कैसे अंजाम देता है। इस पूरे दौरान बीरबल अजीब तरह से खामोश थे। वे न तो बेलिनी के पक्ष में कुछ कहते, न ही विपक्ष में। वे दरबार के बाद अक्सर अपना भेष बदलकर आगरा की गलियों और बाजारों में निकल जाते। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं।
कुछ दरबारियों ने यह अफवाह भी फैलाई कि बीरबल उस फिरंगी की कामयाबी से डर गए हैं और इसलिए चुप हैं। असल में बीरबल अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे। उन्होंने पता लगाया कि बेलिनी दिन में तो अपने कमरे में बंद रहता है, लेकिन रात में अक्सर शहर के सबसे अमीर सौदागरों और साहूकारों से मिलता है। यह बात बीरबल को कुछ अजीब लगी। एक कलाकार का अमीर सौदागरों से क्या लेना देना? बीरबल ने अपने एक जासूस को बेलिनी के नौकर का दोस्त बनवाया। कुछ दिनों बाद जासूस ने एक दिलचस्प खबर दी। उसने बताया कि बेलिनी चित्र तो बना रहा है, लेकिन वह सौदागरों से न्याय, कानून और हिंदुस्तान के तौर तरीकों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है। वह यह भी जानने की कोशिश कर रहा है कि बादशाह अकबर को किस तरह की बातें और प्रतीक पसंद हैं। यह सुनकर बीरबल के होठों पर मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि बेलिनी क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह न्याय की आत्मा को चित्रित नहीं कर रहा, बल्कि वह एक ऐसा चित्र बना रहा है जो न्याय की आत्मा जैसा लगे। वह कला नहीं, चालाकी का इस्तेमाल कर रहा था। उसका मकसद कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि 10,000 अशर्फिया जीतना था। बीरबल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने किसी पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अध्याय 4 भव्य अनावरण। 1 महीने का वक्त पलक झपकते ही बीत गया। वह दिन आ ही गया जब बेलिनी को अपना चित्र पेश करना था। दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी, अमीर उमरा और सल्तनत के खास लोग वहां मौजूद थे। हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि उस रेशमी पर्दे के पीछे क्या राज छुपा है। सिग्नोर बेलिनी अपने शाही लिबास में पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे उसके सहायक एक बहुत बड़ा चित्र उठाकर लाए, जो सोने के तारों से कढ़े एक गहरे नीले रंग के मखमली पर्दे से ढका हुआ था। शहंशाह हिंद और इस महान दरबार के सभी सदस्य, बेलिनी की आवाज गूंजी। आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का नतीजा पेश करने जा रहा हूं। मैंने आपकी दी हुई चुनौती को स्वीकार किया और अपनी पूरी आत्मा और कला से न्याय की आत्मा को इस कैनवास पर उतारने की कोशिश की है। उसने एक गहरा सांस लिया और अपने सहायकों को पर्दा हटाने का इशारा किया। जैसे ही पर्दा हटा, एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई प्रशंसा की एक जोरदार लहर उठी। सामने जो चित्र था वह अद्भुत था। वह कला का एक शाहकार था। चित्र के केंद्र में संगमरमर के एक सिंहासन पर एक स्त्री की आकृति बैठी थी। उसका चेहरा एक घने, पारदर्शी घूंघट से ढका था, जिससे यह पता नहीं चल रहा था कि वह सुंदर है या कुरूप, जवान है या बूढ़ी। उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बंधी थी, जो यह दर्शा रही थी कि वह किसी का चेहरा देखकर फैसला नहीं करती। उसके एक हाथ में एक तराजू था, जिसके दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर थे। एक पलड़े में सोने चांदी, हीरे मोती और जवाहरात से भरी एक थैली रखी थी, और दूसरे पलड़े में सिर्फ एक आंसू की बूंद थी, जो एक गरीब की आंख से टपकी हुई लग रही थी। और वह अकेली आंसू की बूंद उस पूरी दौलत के बराबर वजन रख रही थी। स्त्री के दूसरे हाथ में एक नंगी तलवार थी, जिसकी धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। तलवार का इशारा जमीन की ओर था, यह दिखाते हुए कि न्याय सिर्फ फैसला नहीं करता, बल्कि दोषियों को सजा देने की ताकत भी रखता है। चित्र की पृष्ठभूमि में एक तरफ एक आलीशान महल था और दूसरी तरफ एक टूटी फूटी झोंपड़ी, और न्याय की देवी का सिंहासन उन दोनों के ठीक बीच में था, यह दर्शाते हुए कि न्याय अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क नहीं करता। चित्र इतना प्रभावशाली और प्रतीकों से भरा था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। अध्याय 5 अकाट्य तर्क। अकबर खुद भी उस चित्र को देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए।
उन्होंने अपने जीवन में हजारों चित्र देखे थे, लेकिन ऐसा अर्थपूर्ण और गहरा चित्र पहले कभी नहीं देखा था। सिग्नोर बेलिनी, अकबर ने प्रभावित स्वर में कहा, यह चित्र अद्भुत है। लेकिन तुम यह कैसे साबित करोगे कि यही न्याय की आत्मा है? यह बेलिनी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने अपनी पूरी चालाकी और वाक्पटुता को समेटते हुए बोलना शुरू किया। जहां पनाह, जैसा कि आप देख सकते हैं, न्याय का कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए मैंने इस देवी को घूंघट में दिखाया है। वह किसी की पहचान नहीं देखती। न्याय अंधा होता है, वह दोस्ती या दुश्मनी, अमीरी या गरीबी नहीं देखता, इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। उसने तराजू की ओर इशारा करते हुए कहा, न्याय की आत्मा के लिए एक बादशाह की पूरी दौलत और एक मजलूम का एक आंसू बराबर है। वह सबूतों को तौलती है, दौलत को नहीं। इसलिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। फिर उसने तलवार की ओर इशारा किया। और जहांपनाह, न्याय सिर्फ दयालु नहीं होता। जब जरूरत पड़ती है तो वह कठोर भी होता है। वह दोषियों को दंड देने की शक्ति रखता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। यह नंगी तलवार उसी शक्ति का प्रतीक है। अंत में उसने कहा, न्याय की आत्मा न तो महलों की तरफ झुकती है, न ही झोंपड़ियों की तरफ। वह हमेशा बीच का रास्ता अपनाती है, जो सत्य का रास्ता होता है। इसलिए यह सिंहासन महल और झोंपड़ी के ठीक बीच में है। अपने तर्कों को समाप्त करते हुए उसने कहा, जहांपनाह, मैंने न्याय के शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के हर पहलू, उसकी निष्पक्षता, उसकी करुणा, उसकी शक्ति और उसके संतुलन को इस चित्र में समेटने की कोशिश की है। मेरे अनुसार यही न्याय की आत्मा है। बेलिनी के तर्क इतने अकाट्य और प्रभावशाली थे कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मुल्ला दोप्याजा, जो उसका सबसे बड़ा आलोचक था, भी चुप हो गया। उसे भी मानना पड़ा कि फिरंगी ने अपना काम बखूबी किया है। अकबर पूरी तरह से संतुष्ट लग रहे थे। उन्हें लगा कि बेलिनी ने वाकई एक असंभव काम को संभव कर दिखाया है। मान गए सिग्नोर बेलिनी। मान गए, अकबर ने प्रसन्नता से कहा। तुमने न सिर्फ एक अद्भुत चित्र बनाया है, बल्कि उसे उतने ही अद्भुत तरीके से साबित भी किया है। तुम वाकई 10,000 अशर्फियों के हकदार हो। वजीर साहब, इनाम की थैली लाई जाए। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बेलिनी का चेहरा जीत की मुस्कान से दमक रहा था। वह मन ही मन अपनी चालाकी पर हंस रहा था। जैसे ही खजांची अशर्फियों की थैली लेकर आगे बढ़ा, एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज ने सबको रोक दिया। ठहरिए जहांपनाह। सबकी नजरें उस आवाज की ओर मुड़ी। बीरबल अपनी जगह पर खड़े थे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अध्याय 6, बीरबल का हस्तक्षेप। दरबार में अचानक खामोशी छा गई। अकबर को बीरबल का इस तरह बीच में टोकना अच्छा नहीं लगा। क्या बात है बीरबल? क्या तुम्हें सिग्नोर बेलिनी की कला या उनके तर्कों में कोई कमी नजर आती है? क्या तुम पूरे दरबार की राय के खिलाफ जाना चाहते हो? अकबर के स्वर में हल्की नाराजगी थी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मैं सिग्नोर बेलिनी की कला का कायल हूं। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक शाहकार है और इनके तर्क भी बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है जो मेरे ज़हन में खटक रही है। बेलिनी ने घूरकर बीरबल को देखा। यह आदमी अब क्या नई मुसीबत खड़ी करेगा, उसने सोचा। क्या बात है? साफ साफ कहो, अकबर ने कहा। बीरबल ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, सिग्नोर बेलिनी ने बहुत खूबसूरती से न्याय का शरीर बनाया है। उन्होंने न्याय के सारे बाहरी प्रतीक, तराजू, तलवार, आंखों पर पट्टी, सब कुछ दिखा दिया है।
लेकिन उन्होंने वह चीज नहीं दिखाई जो आपने मांगी थी, न्याय की आत्मा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। न्याय का शरीर और न्याय की आत्मा में क्या फर्क है? बेलिनी ने तुरंत प्रतिवाद किया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने अभी अभी साबित किया कि यह आत्मा ही है। बीरबल मुस्कुराए। नहीं सिग्नोर, आपने सिर्फ सिद्धांत बताए हैं। आत्मा सिद्धांतों में नहीं, कर्म में बसती है। न्याय की आत्मा तब दिखाई देती है जब कोई न्यायाधीश जानते बूझते हुए अपने किसी प्रियजन, किसी शक्तिशाली अमीर या खुद अपने स्वार्थ के खिलाफ जाकर एक गरीब और कमजोर के हक में फैसला सुनाता है। न्याय की आत्मा त्याग में है, मुश्किल चुनाव में है, उस दर्द में है जो सच का साथ देने पर मिलता है। वह इस सुंदर और शांत चित्र में नहीं हो सकती। न्याय की आत्मा अशांत होती है क्योंकि उसे हर पल अन्याय से लड़ना पड़ता है। बीरबल के शब्दों में इतना वजन और सच्चाई थी कि अकबर भी सोचने पर मजबूर हो गए। से लेकिन बीरबल, अकबर ने कहा, यह एक अमूर्त विचार है। इसे कैनवास पर कैसे दिखाया जा सकता है? यही तो बात है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। इसे दिखाया नहीं जा सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। और यही इस चुनौती का असली राज था जिसे सिग्नोर बेलिनी अपनी चालाकी से छुपा गए। बेलिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि बीरबल उसकी नस पकड़ रहा है। यह सब सिर्फ बातें हैं, वह चिल्लाया। अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो तुम ही साबित करके दिखाओ कि इस चित्र में न्याय की आत्मा क्यों नहीं है। मैं जरूर साबित करूंगा, जहां पनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए कि मैं एक छोटा सा नाट्यमंचन इसी दरबार में करूं। अकबर की उत्सुकता अब चरम पर थी। तुम्हें इजाजत है, बीरबल। अध्याय 7, असली न्याय का मंचन। बीरबल ने दो दरबारियों को इशारा किया। वे बाहर गए और दो लोगों को अंदर लेकर आए। एक तरफ एक बूढ़ा फटेहाल किसान था जिसकी आंखों में बेसी और निराशा थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी गरीबी की कहानी कह रही थीं। दूसरी तरफ शहर का सबसे अमीर और अहंकारी सौदागर सेठ हीराचंद था। वह रेशमी कपड़ों और कीमती जवाहरात से लदा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड और बेपरवाही साफ झलक रही थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, यह एक असली मुकदमा है जिसे मैं आज आपके सामने लाया हूं। यह बूढ़ा किसान, जिसका नाम गंगू है, कहता है कि सेठ हीराचंद ने धोखे से इसकी जमीन हड़प ली है जो इसके पुरखों की थी और इसके परिवार के गुजारे का एकमात्र सहारा है। सेठ हीराचंद का कहना है कि गंगू ने यह जमीन उसे बेची है और उसके पास बिक्री के कागजात भी हैं। सेठ हीराचंद ने तुरंत अपनी कमर से एक दस्तावेज निकालकर दिखाया। देख लीजिए, जहांपना, इस पर इस गंगू का अंगूठा लगा हुआ है। गंगू रो पड़ा। नहीं हुजूर, मैंने कोई जमीन नहीं बेची। सेठ जी ने मुझसे कर्ज के कागज पर अंगूठा लगवाया था और धोखे से बिक्री का कागज बना लिया। मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता कि कागज में क्या लिखा था। दरबार में एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। यह एक आम मुकदमा था जो अक्सर होता था। अमीर अपनी ताकत और पैसे से गरीबों को दबाते थे। अब बीरबल उस फिरंगी चित्रकार अलेसांद्रो बेलिनी की ओर मुड़े जो यह सब देखकर हैरान था। सिग्नोर बेलिनी, बीरबल ने कहा, आप न्याय के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। आपने तो न्याय की आत्मा को कैनवास पर उतार दिया है। तो अब आप ही फैसला कीजिए। यह रहा आपका तराजू, यह रही आपकी तलवार। बताइए, इन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन? करिए न्याय। अब बेलिनी बुरी तरह फंस गया।
यह कोई कला की बात नहीं थी, यह असली जिंदगी का पेचीदा मामला था। उसके पास कोई सबूत नहीं था। अगर वह अमीर सेठ के खिलाफ फैसला देता तो एक शक्तिशाली आदमी को नाराज करता। अगर वह गरीब किसान के खिलाफ फैसला देता तो उसकी आत्मा उसे धिक्कारती। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वह हकलाने लगा, मैं तो एक कलाकार हूं। मैं कोई काजी या न्यायाधीश नहीं हूं। मैं यह फैसला कैसे कर सकता हूं? बीरबल की आवाज में अब लोहे जैसी दृढ़ता थी। क्यों नहीं कर सकते? अभी तो आप कह रहे थे कि न्याय की आत्मा को समझते हैं। कहाँ गई आपकी वह समझ? कहाँ गया आपका तराजू? क्या वह सिर्फ चित्र में ही बराबर रहता है, असली जिंदगी में नहीं? बेलिनी के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। अब पूरा दरबार समझ गया था कि बीरबल क्या साबित करना चाहते हैं। सिग्नोर बेलिनी का चित्र सुंदर था, लेकिन वह खोखला था। उसमें असली न्याय की मुश्किल, उसका दर्द और उसका संघर्ष नहीं था। अध्याय 8, न्याय की असली आत्मा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मैं आपको दिखाता हूं कि न्याय की आत्मा कहाँ बसती है। बीरबल उस बूढ़े किसान गंगू के पास गए और नरमी से बोले, बाबा, क्या तुम बता सकते हो कि जिस दिन तुमने सेठ के कागज पर अंगूठा लगाया था, उस दिन मौसम कैसा था? गंगू ने याद करते हुए कहा, बेटा, उस दिन तो बड़ी जोर की बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे और बाढ़ आने का डर था। मैं सेठ जी के पास अपनी झोंपड़ी की मरम्मत के लिए कर्ज मांगने गया था। अब बीरबल सेठ हीराचंद की ओर मुड़े। इस सेठ जी, जरा अपना यह कीमती दस्तावेज दिखाइए। सेठ ने घमंड से दस्तावेज आगे बढ़ा दिया। बीरबल ने उसे लिया और उसकी तहें खोली। उन्होंने दस्तावेज को रोशनी में करके देखा और फिर उसे बादशाह को दिखाया। जहांपनाह, कृपया इस दस्तावेज को गौर से देखिए। यह कागज बिल्कुल साफ और सपाट है। इस पर कहीं भी पानी की एक बूंद का या नमी का कोई निशान नहीं है। अगर उस दिन इतनी घनघोर बारिश हो रही थी, जैसा कि गंगू कह रहा है, तो क्या यह मुमकिन है कि गांव से शहर तक आने और जाने में इस कागज पर पानी का एक छींटा भी न पड़ा हो? यह एक छोटा सा लेकिन अचूक सबूत था। बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह, मैंने अपने एक जासूस को उस स्याही वाले के पास भेजा था जिससे सेठ जी स्याही खरीदते हैं। उसने बताया कि इस दस्तावेज पर जो स्याही इस्तेमाल हुई है, वह सेठ जी ने पिछले हफ्ते ही खरीदी है, जबकि यह दस्तावेज 6 महीने पुराना बताया जा रहा है। यह सुनते ही सेठ हीराचंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका झूठ पकड़ा गया था। वह बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने हुक्म दिया, इस धोखेबाज सेठ की सारी जायदाद का 10वां हिस्सा गंगू को दिया जाए और इसे 6 महीने के लिए कारागार में डाल दिया जाए। फिर अकबर ने उस कीमती दस्तावेज को अपने हाथ में लिया और उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वे अपने सिंहासन से उठे और उस बूढ़े किसान गंगू के पास गए। उन्होंने अपने हाथों से गंगू के आंसू पोंछे और कहा, बाबा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। सल्तनत तुमसे माफी मांगती है। तुम्हारी जमीन तुम्हारी ही रहेगी। गंगू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है बादशाह का दांत दर्द और बीरबल की खिचड़ी की कहानी का एक विस्तृत शब्दों का संस्करण, जिसमें पात्रों, भावनाओं और माहौल का गहन चित्रण किया गया है। अध्याय 1, सल्तनत पर छाया एक दर्द। आगरा शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ एक नई सुबह की अगवानी कर रहा था। यमुना के किनारे खड़ा लाल किला सूरज की पहली किरणों से नहाकर किसी विशाल माणिक की तरह चमक रहा था। गलियों में जिंदगी की हलचल शुरू हो चुकी थी।
बाजारों में दुकानें सज रही थीं और मंदिरों मस्जिदों से प्रार्थनाओं के स्वर हवा में घुल रहे थे। हिंदुस्तान की सल्तनत मुगलिया अपने चरम पर थी और उसके शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। सब कुछ उत्तम था, सिवाय एक छोटी सी मगर विकराल समस्या के। बादशाह अकबर अपने आलीशान बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। उनके चेहरे पर वह तेज और आत्मविश्वास नहीं था जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। आज उनके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें थीं, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे किसी गहरे दर्द से जूझ रही हों। दर्द की शुरुआत पिछली रात हुई थी। एक मामूली सी टीस, जैसे कोई चींटी काट रही हो। बादशाह ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आखिर वे शहंशाह हिंद थे, छोटी मोटी तकलीफें उनका क्या बिगाड़ सकती थीं। लेकिन रात गहराने के साथ वह टीस एक भयानक दर्द में बदल गई। ऐसा दर्द मानो कोई कारीगर छेनी हथौड़ी लेकर उनके दांत पर नक्काशी कर रहा हो। उनके दाहिनी ओर की दाढ़ में एक ऐसी लहर उठती थी जो सीधे उनके दिमाग तक पहुंचकर सब कुछ सुन्न कर देती थी। सुबह तक बादशाह की हालत बिगड़ चुकी थी। उन्होंने पूरी रात जागकर काटी थी। दर्द अब केवल दांत तक सीमित नहीं था, यह उनके गाल, कान और सिर तक फैल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। जैसे ही यह खबर महल में फैली, एक अजीब सी खलबली मच गई। दासियां परेशान थीं, हरम की बेगमें चिंतित थीं और वजीर और दरबारी बेचैन थे। जिस बादशाह की एक हुंकार से सल्तनत कांप उठती थी, आज वह एक दांत के दर्द से बेबस थे। सबसे पहले शाही हकीम अलमुद्दीन खान को तलब किया गया। हकीम साहब अपनी विद्वत्ता और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। वे अपनी दवाओं की संदूकची और कीमती अत्तर की खुशबू में लिपटे हुए बादशाह के कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने झुककर आदाब किया और बादशाह की नब्ज टटोली। जहां पनाह, चिंता की कोई बात नहीं है, हकीम साहब ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा। यह केवल वात का प्रकोप है। मैं अभी इसका उपचार करता हूं। उन्होंने अपनी संदूकची खोली, जिसमें शीशियों में रखे तरह तरह के तेल, चूर्ण और लेप थे। सबसे पहले उन्होंने लौंग का तेल रुई में भिगोकर बादशाह को दांत के नीचे रखने को कहा। कुछ देर के लिए दर्द में राहत मिली, लेकिन जैसे ही तेल का असर खत्म हुआ, दर्द दोगुनी ताकत से वापस लौट आया। हकीम साहब का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने एक और नुस्खा आजमाया। अकरकरा, माजूफल और दूसरी जड़ी बूटियों को पीसकर एक लेप तैयार किया और उसे दांत पर लगाया। बादशाह दर्द से चीख पड़े। लेप ने दर्द को कम करने के बजाय और भड़का दिया था। अब तक दोपहर हो चुकी थी। बादशाह का सब्र जवाब दे रहा था। हकीम साहब, आपकी दवाएं काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या सल्तनत के सबसे बड़े हकीम के पास एक दांत दर्द का इलाज नहीं है? अकबर ने गुस्से और पीड़ा से कराहते हुए कहा। हकीम अलमुद्दीन का सिर शर्म से झुक गया। आलमपनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। शायद दर्द की जड़ गहरी है। यह खबर आग की तरह पूरे दरबार में फैल गई। बादशाह सलामत तकलीफ में हैं और शाही हकीम नाकाम हो चुके हैं। यह चापलूस दरबारियों के लिए एक सुनहरा मौका था। वे जानते थे कि ऐसे समय में बादशाह को खुश करने वाला कोई भी सुझाव उन्हें इनाम दिला सकता है। अध्याय 2, दरबारियों की मूर्खतापूर्ण सलाह। शाम तक बादशाह का दर्द असहनीय हो गया। उन्होंने गुस्से में दीवान-ए-कास में सभी प्रमुख दरबारियों को तलब किया। जब बादशाह सिंहासन पर बैठे तो उनका चेहरा सूजा हुआ था और वे एक हाथ से अपना गाल पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में लाचारी और गुस्सा साफ झलक रहा था। दरबार में सन्नाटा था।
हर कोई बादशाह के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। हमारे दांत में शदीद दर्द है, बादशाह ने कठिनाई से कहा। शाही हकीम की कोई दवा काम नहीं आई। क्या इस दरबार में कोई ऐसा अक्लमंद है जो हमें इस मुसीबत से निजात दिला सके? यह सुनते ही दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। उनमें से एक मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से बहुत जलते थे, आगे आए। मुल्ला हमेशा मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे बादशाह की नजरों में खुद को बीरबल से बेहतर साबित कर सकें। गुस्ताखी माफ जहां पनाह, मुल्ला ने अपनी चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा। यह कोई मामूली दांत नहीं है, यह एक बागी दांत है। इसने शहंशाह हिंद को तकलीफ देने की जुर्रत की है। इसकी सजा सिर्फ एक है, इसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। कई दरबारियों ने, जो मुल्ला के गुट के थे, तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल सही, मुल्ला जी ने क्या खूब कहा, एक और दरबारी बोला। जिस दांत ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, उसे आपके मुंह में रहने का कोई हक नहीं। एक तीसरे ने और नमक मिर्च लगाया। आलम पनाह, इस दांत को निकालकर यमुना में फेंक देना चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि बादशाह के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। यह सब सुनकर बादशाह, जो पहले से ही दर्द से तड़प रहे थे, का विवेक भी जवाब दे गया। उन्हें यह सलाह तर्कसंगत लगने लगी। दर्द इतना ज्यादा था कि वे किसी भी कीमत पर उससे छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने सोचा, हाँ, यह दांत मेरा दुश्मन है, इसे निकाल देना ही सही है। ठीक है, बादशाह ने फैसला सुनाया। फौरन शाही जर्राह, दांत निकालने वाला, को बुलाया जाए। हम इस गद्दार दांत को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सुनकर कुछ समझदार दरबारी कांप उठे, लेकिन बादशाह के गुस्से के आगे कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शाही जर्राह को संदेश भेजा गया। वह अपने औजारों के थैले के साथ कांपते हुए हाजिर हुआ। उसके थैले में तरह तरह के संडसे और औजार थे, जिन्हें देखकर ही किसी स्वस्थ इंसान को दर्द महसूस होने लगे। जर्राह ने बादशाह के सामने सिर झुकाया। निकाल दो इस दांत को, अकबर ने हुक्म दिया। जर्राह ने डरते डरते अपना सबसे बड़ा संडसा निकाला। जैसे ही वह बादशाह के मुंह की तरफ बढ़ा, दीवाने कांस का पर्दा हटा और एक शांत, आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। ठहरिए जर्राह। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ी। वहां बीरबल खड़े थे। वे कुछ दिनों के लिए अपनी जागीर पर गए हुए थे और आज ही लौटे थे। उन्हें महल में आते ही बादशाह की तकलीफ का पता चला और वे सीधे दीवाने कास पहुंचे थे। अध्याय 3, बीरबल का आगमन और बुद्धिमत्ता। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने आगे बढ़कर बादशाह को झुककर आदाब किया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्हें लगा कि बनाब नाया खेल बिगड़ गया। बीरबल, तुम आ गए, अकबर ने कुछ राहत महसूस करते हुए कहा, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी कायम था। तुम सही वक्त पर आए हो। हम इस बागी दांत को सजा देने जा रहे हैं। बीरबल ने एक नजर बादशाह के सूजे हुए चेहरे पर डाली और फिर जर्राह के हाथ में चमकते संडसे को देखा। वे तुरंत मामला समझ गए। जहां पनाह, गुस्ताखी माफ, बीरबल ने बड़े अदब से कहा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस दांत का कसूर क्या है? कसूर, अकबर चिढ़कर बोले। इसका कसूर यह है कि इसने हमें बेपनाह दर्द दिया है। इसने हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। बीरबल मुस्कुराए। आलमपनाह, दर्द दुश्मन नहीं, दोस्त होता है। वह हमें बताता है कि शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर आप उस दोस्त का ही गला घोंट देंगे, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि असली समस्या क्या थी।
दांत निकालना तो ऐसा ही है जैसे संदेश लाने वाले दूत को ही मार दिया जाए। बीरबल की इस दलील ने बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबारियों की चापलूसी भरी बातों के बीच यह एक तर्कपूर्ण आवाज थी। तो फिर तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अकबर ने पूछा। उनके लहजे में अब जिज्ञासा थी। हुजूर, पहले हमें दर्द की वजह जाननी चाहिए, बीरबल ने कहा। हो सकता है कि भोजन का कोई छोटा सा कण दांत और मसूड़े के बीच फंस गया हो, जो सड़कर इस दर्द की वजह बन रहा है। अगर हम उस कण को निकाल दें तो शायद दर्द अपने आप चला जाए। मुल्ला दो प्याजा ने बीच में टोका। वाह, क्या खूब कहा। शाही हकीम और हम सब मूर्ख हैं और अक्लमंद सिर्फ बीरबल हैं। जहां पनाह, यह आपको बहका रहा है। लेकिन अकबर अब बीरबल की बात सुनना चाहते थे। ठीक है बीरबल, तुम अपनी कोशिश करके देखो। अगर तुम नाकाम रहे तो इस दांत को तो निकलना ही है। बीरबल ने सिर झुकाकर इजाजत ली। उन्होंने जर्राह से कोई औजार नहीं मांगा। उन्होंने बस एक दासी को बुलाकर रेशम का एक बहुत ही महीन और मजबूत धागा लाने को कहा। फिर उन्होंने गर्म पानी और नमक मंगवाया। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, कृपया इस नमक वाले गर्म पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें। अकबर ने वैसा ही किया। गर्म पानी से उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद बीरबल ने रेशम के धागे को अपनी उंगलियों में फंसाया और बड़ी ही सावधानी और कुशलता से उसे बादशाह की उस दुखती हुई दाढ़ के आसपास फिराना शुरू किया। दरबारी सांस रोके यह सब देख रहे थे। मुल्ला मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि बीरबल असफल हो जाएं। बीरबल पूरी एकाग्रता से अपना काम कर रहे थे। अचानक उनकी उंगलियों को एक मामूली सी रुकावट महसूस हुई। उन्होंने धागे को हल्का सा खींचा और एक छोटा सा, लगभग अदृश्य पिस्ते का छिलके का टुकड़ा बाहर आ गया। वह इतना छोटा था कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी सी चीज इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर सकती है। जैसे ही वह कण बाहर निकला, अकबर को लगा जैसे उनके दांत से एक बड़ा बोझ हट गया हो। वह भयानक चुभने वाला दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने एक और बार गर्म पानी से कुल्ला किया। अब दर्द की जगह एक मीठी सी राहत ने ले ली थी। कुछ ही मिनटों में दर्द लगभग गायब हो गया। बादशाह के चेहरे पर सुकून और आश्चर्य के भाव थे। उन्होंने अपनी जबान से उस जगह को टटोला जहां कल तक नरक का अनुभव हो रहा था। अब वहां सब कुछ शांत था। कमाल है बीरबल, कमाल है, अकबर खुशी से चिल्लाए। तुमने तो जादू कर दिया। यह दर्द तो सचमुच गायब हो गया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। जिन दरबारियों ने दांत निकालने की सलाह दी थी, उनके सिर शर्म से झुक गए। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उनकी सारी होशियारी छीन ली हो। अध्याय 4, बादशाह का अहंकार और अन्यायपूर्ण शर्त। बादशाह अकबर दर्द से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन अब एक नई समस्या ने जन्म ले लिया था, उनका अहंकार। उन्हें इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वे अपने दरबारियों की मूर्खतापूर्ण सलाह में आ गए थे और एक गलत फैसला लेने जा रहे थे। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वह दरबार में सबसे बुद्धिमान है। यह बात उनके अहंकारी मन को चुभ रही थी। मुल्ला दो प्याजा और अन्य जलने वाले दरबारियों ने इस मौके को भांप लिया। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। जहां पनाह, मुल्ला ने दबी आवाज में कहा, बीरबल ने बेशक आपका दर्द दूर किया, लेकिन उन्होंने भरे दरबार में यह साबित करने की कोशिश की कि आप गलत थे और वे सही। यह आपकी शान में गुस्ताखी है। एक और दरबारी ने आग में घी डाला। हुजूर, बीरबल हर बार अपनी चतुराई से आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
ये बातें बादशाह के मन में बैठे अहंकार के बीज को पानी दे रही थीं। उनका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। वे बीरबल से प्रसन्न तो थे, लेकिन उन्हें सबक भी सिखाना चाहते थे। वे दिखाना चाहते थे कि बादशाह बादशाह होता है और उसकी मर्जी के आगे किसी की बुद्धिमानी नहीं चलती। बीरबल अकबर ने एक कठोर आवाज में कहा, तुमने हमारा दर्द दूर किया, यह सच है। लेकिन तुमने यह भी साबित किया कि तुम बहुत चतुर और सहनशील हो। बीरबल समझ गए कि हवा का रुख बदल रहा है। वे चुपचाप खड़े रहे। अकबर ने कहा, हम तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुम खुद को इतना ही काबिल समझते हो तो एक काम करके दिखाओ। हुक्म कीजिए जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। आज की रात सर्द होगी। तुम्हें पूरी रात हमारे महल के सामने यमुना नदी के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबे हुए गुजारनी होगी। अगर तुम यह कर पाए और सुबह जिंदा बच गए तो हम तुम्हें 1000 सोने की अशर्फियों का इनाम देंगे। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक क्रूर और लगभग असंभव शर्त थी। दिसंबर की सर्द रात में यमुना का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता था। उसमें पूरी रात खड़े रहने का मतलब मौत को दावत देना था। बीरबल के कुछ शुभचिंतकों ने दबी आवाज में विरोध करना चाहा, लेकिन बादशाह की आंखों में गुस्सा देखकर चुप हो गए। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा। वे जानते थे कि यह बादशाह का अहंकार बोल रहा है, न कि उनका न्याय। लेकिन वे बादशाह का अपमान भी नहीं करना चाहते थे। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह, बीरबल ने शांत भाव से कहा। अकबर को उम्मीद थी कि बीरबल मना कर देंगे, लेकिन उनके स्वीकार करने पर वे और भी चिढ़ गए। ठीक है, आज रात हम देखेंगे कि तुम्हारी चतुराई और सहनशीलता कितनी है। 2 पहरेदार तुम्हारी निगरानी करेंगे ताकि तुम कोई चालाकी न कर सको। बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद मुल्ला और उनके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल या तो ठंड से जमकर मर जाएगा या सुबह से पहले ही हार मान लेगा। दोनों ही सूरतों में उनकी जीत थी। अध्याय 5 यमुना के ठंडे पानी में एक रात। सूरज ढलते ही आगरा पर सर्दी का कहर टूटने लगा। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कंपा रही थीं। आम लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और सड़कों पर अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे। ऐसे में बीरबल केवल एक पतले से कपड़े में यमुना के किनारे खड़े थे। नदी हो जाएगी का पानी काला और भयावह लग रहा था। उसकी सतह से भाप उठ रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि बाहर की हवा से पानी कहीं ज्यादा ठंडा है। 2 शाही पहरेदार कुछ दूरी पर अलाव जलाकर बैठे थे और बीरबल पर नजर रखे हुए थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और ईश्वर को याद करके धीरे धीरे नदी के पानी में उतरना शुरू किया। जैसे ही पानी उनके पैरों से टकराया, ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हों। वे कांप उठे, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। धीरे धीरे वे पानी में गर्दन तक डूब गए। ठंड असहनीय थी। उनका शरीर कांप रहा था और उनके दांत किटकिटा रहे थे। कुछ ही पलों में उन्हें लगा जैसे उनका खून जमने लगा है। उनके हाथ पैर सुन्न होने लगे। मौत का खौफ उनके मन में मंडराने लगा। उन्होंने सोचा, शायद मैंने यह चुनौती स्वीकार करके गलती की। तभी उनकी नजर सामने खड़े शाही महल पर पड़ी। महल की सबसे ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में एक छोटा सा दिया जल रहा था। वह दिया शायद किसी दासी ने या किसी पहरेदार ने जलाया होगा। वह बहुत दूर था, एक टिमटिमाते तारे की तरह। बीरबल ने उस दिए को देखा। उसकी रोशनी उन तक नहीं पहुंच रही थी, उसकी गर्मी का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन उस अंधेरी
ठंडी और निराशा भरी रात में वह जलता हुआ दिया उम्मीद की एक किरण जैसा था। बीरबल ने एक फैसला किया। वे अपना सारा ध्यान उस दिए पर केंद्रित करेंगे। वे उस दिए को देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि जब तक यह दिया जल रहा है तब तक सुबह नहीं हुई है और उन्हें डटे रहना है। वह दिया उनके लिए एक लक्ष्य बन गया, एक मानसिक सहारा। रात का एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। बीरबल का शरीर अब कांपना भी बंद कर चुका था, जो और भी खतरनाक संकेत था। उन्हें नींद आने लगी, जो ठंड में मौत की निशानी होती है। लेकिन वे अपनी आंखों को मजबूरी से खुला रखते और उस दूर जलते दिए को घूरते रहते। बस जब तक वो रोशनी है तब तक मुझे खड़े रहना है, वे खुद से कहते रहे। सुबह होगी और यह रात खत्म। पहरेदार भी हैरान थे। वे अलाव के पास मोटे कंबलों में लिपटे हुए भी कांप रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे, यह आदमी पागल है क्या? इतनी ठंड में कोई कैसे जिंदा बच सकता है? मुझे तो लगता है सुबह तक इसकी लाश ही पानी पर तैरेगी, दूसरे ने कहा। लेकिन बीरबल अपनी जगह पर अडिग थे, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उन्होंने अपनी सारी इच्छा शक्ति को इकट्ठा कर लिया था। वे अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, बादशाह के अन्याय के बारे में सोच रहे थे और उस दूर टिमटिमाते दिए को देख रहे थे। रात का तीसरा पहर बीता। आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। पूर्व दिशा में हल्की सी लाली छाने लगी और फिर महल की खिड़की में जलता हुआ वह दिया बुझ गया। शायद सुबह होते देख किसी ने उसे बुझा दिया था। बीरबल समझ गए कि रात खत्म हो गई है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर कदम रखा। उनका शरीर नीला पड़ चुका था और अकड़ गया था। वे जमीन पर गिर पड़े। पहरेदार दौड़कर उनके पास आए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल जिंदा हैं। उन्होंने बीरबल को कंबलों में लपेटा और अलाव के पास लिटाया। धीरे धीरे उनके शरीर में कुछ हरकत लौटी। बीरबल ने एक असंभव काम कर दिखाया था। वे पूरी रात यमुना के बर्फीले पानी में गुजार कर जिंदा बच गए थे। अध्याय 6 इनाम से इनकार और बीरबल का संकल्प। सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल कांपते हुए लेकिन विजयी भाव से वहां पहुंचे। उनकी हालत देखकर हर कोई हैरान था। उनकी हिम्मत और सहनशीलता की सब मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। अकबर भी उन्हें देखकर चकित थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल यह नहीं कर पाएंगे। एक पल के लिए उनके मन में बीरबल के लिए सम्मान जागा, लेकिन फिर उनके चापलूस दरबारियों ने उन्हें घेर लिया। जहां पनाह, यह जरूर कोई चालाकी है, मुल्ला ने फुसफुसाया। बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। आलम पनाह, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अकबर ने खुद को संयत किया। वे इनाम देकर अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पहरेदारों को बुलाया, जिन्होंने रात भर बीरबल पर नजर रखी थी। बताओ, बीरबल ने रात कैसे गुजारी? बादशाह ने पूछा। एक पहरेदार ने कहा, हुजूर, वे पूरी रात पानी में खड़े रहे, लेकिन वे लगातार महल की तरफ देख रहे थे। महल की तरफ? अकबर ने चौंककर पूछा। वहां क्या था? जहां पनाह, महल की ऊपरी खिड़की में एक दिया जल रहा था। बीरबल पूरी रात उसी को देखते रहे, दूसरे पहरेदार ने बताया। यह सुनते ही अकबर और मुल्ला दो प्याजा को एक बहाना मिल गया। अकबर ने अपनी आवाज में बनावटी गुस्सा भरते हुए कहा, ओ, तो यह बात है। तुमने चालाकी की, बीरबल। बीरबल हैरान थे। चालाकी? कैसी चालाकी, जहां पनाह? तुम पूरी रात उस दिए को देखते रहे, अकबर ने आरोप लगाया। तुम्हें उस दिए की गर्मी मिल रही थी, जिसने तुम्हें जिंदा रखा। इसलिए तुमने शर्त ईमानदारी से पूरी नहीं की।
तुम किसी इनाम के हकदार नहीं हो। यह एक बेतुका और अन्यायपूर्ण आरोप था। 100 गज दूर जलते एक छोटे से दिए की गर्मी यमुना के बर्फीले पानी में खड़े इंसान तक कैसे पहुंच सकती थी। पूरा दरबार जानता था कि यह सरासर नाइंसाफी है, लेकिन बादशाह के सामने कौन बोलता। बीरबल ने एक पल के लिए बादशाह की आंखों में देखा। वे समझ गए कि तर्क करने का कोई फायदा नहीं है। बादशाह का अहंकार उनके विवेक पर हावी हो चुका है। उन्होंने कोई बहस नहीं की, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस अपना सिर झुकाया, एक खामोश सलाम किया और चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। उनके इस शांत व्यवहार ने अकबर को और भी असहज कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल बहस करेंगे, अपनी सफाई देंगे, लेकिन उनकी खामोशी किसी थप्पड़ से ज्यादा जोरदार थी। मुल्ला और उनके साथी जश्न मना रहे थे। उन्होंने बीरबल को अपमानित कर दिया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि बीरबल की खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। बीरबल ने मन ही मन ठान लिया था कि वे बादशाह को उनकी गलती का एहसास कराएंगे, लेकिन अपने तरीके से। अध्याय 7 बीरबल की खिचड़ी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने सोचा शायद वे नाराज हैं, कल तक आ जाएंगे। लेकिन जब दूसरा दिन बीता और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बेचैनी होने लगी। तीसरा दिन, चौथा दिन, पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन बीरबल का कोई अता पता नहीं था। उनके बिना दरबार सूना और बेजान लगता था। मुल्ला और दूसरे दरबारियों की चापलूसी अब अकबर को उबाऊ लग रही थी। कोई भी समस्या आती तो कोई भी बीरबल जैसी चतुराई से उसका हल नहीं निकाल पाता था। अकबर को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी। बीरबल कहाँ है? उन्होंने एक दिन अपने मुख्य वजीर से पूछा। क्या वह बीमार है? नहीं जहांपनाह, वजीर ने जवाब दिया। वे अपने घर पर ही हैं, लेकिन किसी बहुत जरूरी काम में लगे हैं। ऐसा क्या जरूरी काम है जो उन्हें दरबार आने से रोक रहा है? अकबर ने झुंझलाकर कहा। जाओ, पता करो और हमें बताओ। एक दूत को तुरंत बीरबल के घर भेजा गया। कुछ देर बाद दूत हंसता हुआ और हैरान परेशान सा वापस लौटा। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? अकबर ने पूछा। दूत ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। बीरबल अपने बगीचे में हैं और खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी पका रहे हैं? अकबर को गुस्सा आ गया। तो इसमें इतना समय लगता है? क्या सल्तनत के काम से ज्यादा जरूरी खिचड़ी पकाना है? हम खुद जाकर देखेंगे। अकबर गुस्से में उठे और अपने कुछ खास लोगों के साथ बीरबल के घर की ओर चल दिए। जब वे बीरबल के घर पहुंचे तो बगीचे का नजारा देखकर दंग रह गए। वहां जमीन पर 3 लंबे बांस गड़े थे, एक तिपाई की तरह। उन तीनों बांसों के ऊपरी सिरे पर लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर एक हांडी लटक रही थी, जिसमें चावल और दाल थे। और उस हांडी के ठीक नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां जल रही थीं, जिनकी छोटी छोटी लपटें मुश्किल से 1-2 फीट ऊपर उठ रही थीं। बीरबल आराम से एक चारपाई पर बैठे उस हांडी को देख रहे थे, जैसे उसके पकने का इंतजार कर रहे हों। अकबर ने यह अजीबोगरीब दृश्य देखा तो उनका गुस्सा हवा हो गया। उसकी जगह आश्चर्य और मनोरंजन ने ले ली। बीरबल, वे चिल्लाए, यह क्या पागलपन है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह से क्या तुम खिचड़ी पका रहे हो? बीरबल ने चारपाई से उठकर बादशाह को आदाब किया। जी जहांपनाह, मैं अपनी खिचड़ी पका रहा हूं। लेकिन यह कैसे पकेगी? अकबर ने हंसते हुए कहा। आग जमीन पर है और तुम्हारी हांडी आसमान में। इस आग की गर्मी वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती।
तुम 100 साल भी इंतजार करोगे तो भी यह खिचड़ी कच्ची ही रहेगी। अध्याय 8 न्याय की आंच। यह सुनते ही बीरबल के चेहरे पर एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। यही वह क्षण था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में कहा, माफी चाहूंगा जहांपना, लेकिन यह खिचड़ी जरूर पकेगी। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर 100 गज दूर महल की खिड़की में जलते एक छोटे से दिए की गर्मी और रोशनी यमुना नदी के बर्फीले पानी में खड़े एक गरीब इंसान तक पहुंचकर उसे ठंड से बचा सकती है, तो मेरी यह खिचड़ी भी 15 फीट नीचे जल रही इस आग की गर्मी से जरूर पक जाएगी। बीरबल के ये शब्द किसी तीर की तरह अकबर के दिल में जाकर लगे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें बीरबल का पूरा तर्क एक ही क्षण में समझ आ गया। उन्हें अपनी गलती बिना झूठ के चल सकती है, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि हम एक शासक के रूप में हानिकारक झूठ और धोखे को कैसे खत्म करें, जबकि सामाजिक स्नेह, कूटनीति और कला के लिए जरूरी लचीलेपन को बनाए रखें। एक आदर्श दुनिया वह नहीं है जहां कोई झूठ नहीं है, बल्कि वह है जहां कोई धोखा नहीं है, जहां ईमानदारी का सम्मान है लेकिन निर्दयता की जगह करुणा है। पूर्ण सत्य ईश्वर का गुण हो सकता है, जहां पनाह इंसानों का नहीं। इंसानों को जीने के लिए सत्य के साथ साथ स्नेह, समझदारी और कल्पना की भी जरूरत पड़ती है। अध्याय 8 शहंशाह की प्रज्ञा और एक नई सुबह। बीरबल की बातें सुनकर पूरे दरबार में जैसे ज्ञान का प्रकाश फैल गया। हर दरबारी जो कुछ देर पहले बीरबल को फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहा था, अब शर्मिंदा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे सत्य को केवल एक ही नजरिए से देख रहे थे, कठोर और बेरहम। बीरबल ने उन्हें सत्य के कई खूबसूरत और जरूरी रूप दिखाए थे, लेकिन सबसे गहरा असर शहंशाह अकबर पर हुआ था। उनकी आंखों का गुस्सा पिघलकर प्रशंसा और सम्मान में बदल गया था। वह अपने सिंहासन से उठे और नीचे आकर बीरबल के पास खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथों से बीरबल की जंजीरों को खोलने का इशारा किया। बीरबल, अकबर ने भावुक स्वर में कहा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम एक शहंशाह होकर भी जिस सत्य को नहीं समझ पाए, तुमने उसे 3 दिन के बवाल में हमें समझा दिया। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे गुरु हो। तुमने हमें सिखाया कि शासन केवल तलवार और कानून से नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और करुणा से चलता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा भी मुस्कुरा रहे थे, यह मानते हुए कि बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर ने तुरंत एक नया फरमान जारी करने का आदेश दिया। बीरबल का 3 दिवसीय हुक्म तत्काल वापस लिया जाता है। आगरा की अवाम से अपील की जाती है कि वे एक दूसरे से हुई कड़वाहट को भुलाकर फिर से स्नेह और सम्मान के साथ रहें। शहर में जैसे ही यह नया फरमान पहुंचा, लोगों ने राहत की सांस ली। बाजार फिर से खुलने लगे, लेकिन अब एक फर्क था। दुख। निश्चित रूप से क्लासिक और सरल टाइटल की अवधारणा पर 10,008 शब्दों में एक विस्तृत निबंध प्रस्तुत करना एक विशाल कार्य है। इस अनुरोध को पूरा करने के लिए मैं 2 कालजयी कृतियों, एक साहित्य से और एक सिनेमा से को आधार बनाकर एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। यह निबंध केवल उन 2 शीर्षकों के बारे में नहीं होगा, बल्कि यह इस बात की भी पड़ताल करेगा कि क्यों कुछ सरल शीर्षक इतने शक्तिशाली, यादगार और क्लासिक बन जाते हैं। यह विश्लेषण लगभग 10,000 शब्दों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि विषय की हर परत को गहराई से समझा जा सके। निबंध शीर्षक की आत्मा, सादगी में छिपी क्लासिक महानता का विश्लेषण। 2 कालजयी उदाहरण, गोदान और शोले।
भाग 1 भूमिका शीर्षक का महत्व और परिभाषा। किसी भी रचनात्मक कृति की पहली पहचान उसका शीर्षक होता है। यह वह पहला शब्द या वाक्यांश है जिससे पाठक या दर्शक का परिचय होता है। एक अच्छा शीर्षक केवल एक लेबल नहीं है, यह एक वादा है, एक रहस्य है और पूरी कृति का सार है। यह एक द्वार है जो हमें एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन एक शीर्षक क्लासिक और सरल कैसे बनता है?